एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड और मैं हूं धीरेन्द्र सर। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन आवर रियल लाइफ। ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगा और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? पिछले क्लासेस में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स को समझे। पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे अलग हैं और वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट टर्म किसे कहा जाता है, डिग्री क्या होता है और डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ये सब पिछले क्लासेस में हम लोग यानी इसके पार्ट 1 के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिकली हमें समझना क्या है? हमें समझना है कि हमारे रियल लाइफ में पोलिनोमियल्स किस तरह से, हमारे रियल लाइफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे रियल लाइफ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज है। पहले एग्जाम्पल में दिया गया है कि किसी स्टेशनरी शॉप पे पेन्स का 2 प्रकार के पेन का पैकेट पड़ा हुआ है। एक ब्लू पेन का पैकेट है और दूसरा रेड पेन का पैकेट है। ब्लू पेन के पैकेट में एक पैकेट में 4 पेन है और रेड पेन के एक पैकेट में 5 पेन है। ठीक है। और अगर आप मिनिमम एक पैकेट दोनों पेन का लेते हैं तो दुकानदार आपको 3 पेन एक्स्ट्रा गिफ्ट में देता है। ऐसा वहां पे कंडीशन है। तो सपोज कीजिए आपको कहता है कि आप इसके लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए कि कोई आदमी के पास टोटल कितना पेन्स हो जाएगा अगर कुछ भी ये खरीदे, तो कुछ भी पैकेट ये खरीदे, कुछ पैकेट ये खरीदे तो कुछ से एक्स्ट्रा पेन भी मिल जाएंगे। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए इसके लिए कि नंबर ऑफ पेन्स के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, कितना पेन उसके पास होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए, एक पैकेट ये ब्लू पेन का पैकेट है, एक पैकेट में 4 पेन है। अगर सपोज कीजिए आप जाते हैं दुकान पे और आप इस पैकेट ये ऐसा एक्स पैकेट आप खरीदते हैं। ठीक है। अगर आप एक्स पैकेट खरीदेंगे इस पेन का तो एक पैकेट में 4 पेन है तो एक्स पैकेट में आपको टोटल 4x पेन मिल जाएगा, 4x ब्लू पेन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्स पैकेट कोई आदमी खरीदता है तो एक पैकेट में 4 पेन तो एक्स पैकेट में टोटल 4x पेन। उसी तरीके से अगर मान लीजिए वो वाई पैकेट खरीदता है रेड पेन का तो एक पेन में 5 पैकेट है तो वाई पैकेट में 5 इंटू वाई पेन टोटल होगा। तो उसके पास टोटल पेन हो जाएंगे 4x प्लस 5 बाई 4x ब्लू पेन, 5 बाई रेड पेन और मिनिमम एक एक पैकेट खरीदने पे 3 पेन उसे एक्स्ट्रा गिफ्ट में मिलता है दुकानदार की तरफ से। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे? टोटल पेन हो जाएंगे 4x प्लस 5 बाई प्लस 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल लिया टोटल पेन के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे रियल लाइफ में अगर हम दुकान पे पेन भी खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग अपना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेनिफिट क्या है? अगर आपको कह दिया जाए कि कोई आदमी 10 पैकेट ब्लू ये वाला पैकेट खरीदता है और 5 पैकेट ये खरीदता है तो उसके पास टोटल कितना पेन होगा? तो आप x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5 रख के आप टोटल पेन्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे रियल लाइफ में इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। अब देखिए, इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े वेरिएबल, कांस्टेंट और ये सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या है। अगर हम लोग वेरिएबल की इसमें बात करें तो इसमें क्या क्या वेरिएबल है? इस देखिए एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो अगर वेरिएबल इससे पूछा जाए तो कितना होगा? 2 वेरिएबल है, क्या क्या? x और y। अगर कांस्टेंट पूछा जाए तो कांस्टेंट इसमें इसको हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं। 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है और 3, ये तीनों कांस्टेंट है। इसमें 4, 5 और 3 ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसमें हम लोग टर्म की बात करें तो इसमें टर्म कितना है? तो इसमें टर्म देखिए, जो प्लस माइनस से जो जुड़ा होता है उसे टर्म कहते हैं। तो इस प्लस से एक टर्म ये 4x है तो पहला टर्म हो जाएगा इसमें 4x, दूसरा टर्म है 5y और तीसरा टर्म है 3। ये 3 टर्म यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 टर्म्स है। चलिए, इसमें अगर कोफिशिएंट की बात की जाए तो कोफिशिएंट क्या कहते हैं? जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाइड है उसी को कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 4x लिख रहे, 4x में वेरिएबल है 4, इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है? 4। तो हम लोग कहते हैं कि 4 क्या है? हम लोग का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। 4 क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x का। इसी तरीके से हम लोग कहेंगे 5 बाई में 5 कोफिशिएंट है किसका? y का कोफिशिएंट है 5। अगर पूछा जाए तो पूछा जाए कहा जाएगा क्या? 5 कोफिशिएंट है किसका? y का। y का कोफिशिएंट क्या है? 5। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो इससे हम लोग 4 और 5 यहाँ पे कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली x का और y का। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म, ये तीसरा टर्म जो है ये इसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो पूछेगा इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो कांस्टेंट टर्म इसमें है 3। एकमात्र कांस्टेंट टर्म क्या है? 3।
ठीक है। अगर इसका डिग्री पूछा जाए, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री हम लोग कहते हैं किसी भी टर्म में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो किसी भी टर्म का होगा, किसी भी एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, उस डिग्री को, उस पावर को हम लोग उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। तो इस टर्म के को अगर आप देखेंगे तो इसमें x वेरिएबल है और x का पावर 1 है। ठीक है, इस टर्म में आप देखेंगे तो वेरिएबल y है और इसमें पावर कितना है? 1 है। तो इसमें किसी भी वेरिएबल का, किसी भी टर्म का अगर मैक्सिमम पावर देखा जाए तो 1 है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 1 है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल इसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग रियल लाइफ में, एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाकर देखा और कैसे बनता है ये हम लोग सीख गए। और इसमें सब कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, एवरीथिंग हम लोग इसमें बता सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 पे। क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल में हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग करना है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसे फेंसिंग करना है, दैट मीन्स जिसे घेरना है चारों तरफ से। तो कहता है कि इसका ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग वायर से घेरना है, तार से इस तरीके से घेरना है इसे, अलोंग लेंथ। यानी ऊपर और नीचे ये जो लेंथ है इसे हम लोग वायर फेंसिंग करेंगे, तार से घेरेंगे। और अलोंग ब्रेथ, ये जो बी पार्ट है, बी है, इसमें हम लोग वुडन फेंसिंग करेंगे, कुछ वुडन से घेरना है इसे हम लोगों को। तो अलोंग लेंथ हम लोगों को वायर फेंसिंग करना है और अलोंग ब्रेथ हम लोगों को वुडन फेंसिंग करना है। और इस पूरे एरिया में हमें कुछ सीड बोना है, कुछ स्पेशल टाइप का सीड बोना है और इसका कॉस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ है कि अलोंग लेंथ जो हम लोग वायर फेंसिंग का कॉस्ट है, वायर फेंसिंग का जो ये कॉस्ट है, ये 100 रुपीज पर मीटर है। यानी 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज। और वुडन फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है, वुडन फेंसिंग करना है, इसका कॉस्ट दिया हुआ हम लोगों को 80 रुपीज पर मीटर। ठीक है, ये वुडन वाला है, उसका 1 मीटर का कॉस्ट है 80 रुपया। और हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को सीड बोना है। तो सीड सोइंग का कॉस्ट जो है, सीड सोइंग का कॉस्ट दिया हुआ है आपको। अब देखिए, जब सीड बोना है इसमें, तो इस एरिया में सीड बोया जाएगा, तो इसका कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अब इस एरिया में सीड बोना है। तो इस तरीके से ये कॉस्टिंग दिया हुआ है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप एक जनरल एक्सप्रेशन निकालिए कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। जनरल एक्सप्रेशन निकाला है, यानी हम लोगों को यहाँ भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए प्रोसेस किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, लेंथ वाइज, ये हम लोग को करने में लेंथ वाइज हम लोग को वायर फेंसिंग करना है, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग। वायर, कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग कितना आएगा बाबू? तो कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग देखिए, अलोंग लेंथ करना है, तो टोटल लेंथ हमारे पास L और L 12 लेंथ होगा। कोई भी प्लॉट हो, किसी भी तरह का भी फील्ड हो, खेत हो, तो उसमें L और L दो ठो मिलेगा हम लोगों को। तो टोटल लेंथ हमारे पास 12 है जिसमें वायर फेंसिंग करना है, तो टोटल लेंथ हमारे पास 12 मीटर हो गया। और दिया हुआ है कि वायर फेंसिंग का कॉस्ट 100 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर का कॉस्ट 100 रुपीज है। तो टोटल 12 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स टोटल वायर फेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगा हम लोग का 200 L, है ना। 200 L रुपीज आएगा हम लोग को इसका कॉस्टिंग लेंथ वाइज करने का। अच्छा, यहीं पे हम लोग निकालेंगे कि वुडन फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा। वुडन फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा? तो वुडन फेंसिंग में देखिए टोटल कितना है, बी इधर लंबाई है और इधर का लेंथ क्या है, बी है। तो बी और बी 2B, यानी टोटल 2B लेंथ हम लोगों को लकड़ी से घेरना है, वुडन फेंसिंग करना है। और 1 मीटर का खर्च 80 रुपीज है, तो 12 का कॉस्ट यहाँ भी 80 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आएगा 160B। यानी जिस प्लॉट का, जिस फील्ड का लेंथ L होगा, ठीक है, उसका वायर फेंसिंग करने का कॉस्ट 200 L, और जिसका लेंथ B होगा उसका वुडन फेंसिंग करने का कॉस्ट 160B रुपीज आएगा।
ठीक है। एक तीसरा काम भी हम लोगों को करना है कि इसमें सीड बोना है, तो कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग भी निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग। तो कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग हम लोग कैसे निकालेंगे, इस एरिया में कॉस्ट ऑफ सीड सोइंग करना है। तो एरिया कितना है, तो एरिया इस रेक्टेंगुलर का एल है और बी है, लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, और एल इंटू बी इसका एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है 50 रुपीज, तो एल इंटू बी मीटर स्क्वायर का खर्च क्या करेंगे, 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका मिल जाएगा 50 एल इंटू बी, 50 एल बी से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को किसी भी फील्ड का जिसका लेंथ एल हो, ब्रेथ बी हो, तो उसका हम लोग खर्च इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वायर फेंसिंग का कॉस्ट 200 एल और वुडन फेंसिंग का कॉस्ट 160 बी और सीड बोने का खर्च 50 एल बी। तो हम लोग इसके लिए टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा इसमें, टोटल कॉस्ट अगर निकालें तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट का हो जाएगा 200 एल प्लस 160 बी प्लस 50 एल बी, ठीक है। ये हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिल गया किसी भी फील्ड के लिए। हम लोग यहाँ पे जिसका एल दिया रहे और बी दिया हुआ रहे उसका हम टोटल कॉस्ट निकाल के बता देंगे अब, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके लिए एक जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल लिया है। अब आपको बस एल और बी दे दिया जाएगा और आप टोटल कॉस्ट यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रियल लाइफ को, अब एक एग्जाम्पल रियल लाइफ हम लोगों ने क्या किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना के देख लिया, उसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं इसको हम लोग समझ गए, ठीक है। तो ये था हम लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, इसे हम लोग सीख गए। अब इस एग्जाम्पल में भी अगर हम लोगों के पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी हम लोग का वेरिएबल कांस्टेंट सब चीज होगा, तो इसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बनाने के लिए समझाना चाह रहा है कि आप ये बनाना सीखो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें क्या क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, टर्म है, आप ये हर चीज को समझो, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें वेरिएबल की, तो इसमें क्या क्या वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है एल बी और यहाँ भी एल और बी, यानी दो ही वेरिएबल है यहाँ पे, एल और बी दो वेरिएबल है, ठीक है। अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, 200 एक कांस्टेंट है ना, 160 इसमें कांस्टेंट है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और 50 ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये सब कांस्टेंट है। टर्म की बात करें तो कितना टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखिए 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 3, नंबर ऑफ टर्म 3, 1 2 3। चलिए कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, देखिए कोफिशिएंट यहाँ पे वेरिएबल एल है, तो एल के साथ मल्टीपल है 200, यानी एल का कोफिशिएंट 200, 200। बी का कोफिशिएंट क्या है, बी में मल्टीप्लाई है 160, यानी बी का कोफिशिएंट 160, और एल बी, ये भी एल बी यहाँ पे वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 50, ठीक है। अगर पूछा जाए 200 किसका कोफिशिएंट है, तो एल का कोफिशिएंट है कितना 200, बी का कोफिशिएंट है 160 और एल बी का कोफिशिएंट कितना है 50, एल बी का कोफिशिएंट कितना है 50 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, तो इसमें एक भी टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं है, तीनों में वेरिएबल है, तो तीनों का वैरी करेगा, जैसे ही एल चेंज करेंगे या बी चेंज करेंगे, एल चेंज करेंगे तो ये वैरी करेगा, बी चेंज करेंगे तो ये वैरी करेगा, और एल या बी कोई भी चेंज करे तो ये भी वैरी करेगा, तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म में लिख देंगे क्या, नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, नो एनी कांस्टेंट टर्म इज देयर, डन। अगर इसमें आपको डिग्री पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे यहाँ पे फंसते हैं इसका डिग्री बताने में। देखिए इसका डिग्री के लिए क्या करना है, हम लोगों को हर टर्म का पावर देखना है कि कितना पावर है हर टर्म में, और जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को डिग्री कहेंगे। तो पहले टर्म में अगर आप देखोगे तो इसमें एल है वेरिएबल और एल का पावर 1 है, ठीक है। दूसरे में बी है वेरिएबल और बी का पावर 1 है, और तीसरे में दो वेरिएबल है एल और बी, दोनों वेरिएबल है, इसमें एल का भी पावर 1 है और बी का भी पावर कितना है 1 है। तो आप इस तीसरे टर्म में अगर हम लोग देखें तो दो वेरिएबल है एल और बी और दोनों का पावर 1 है, इसका मतलब इसमें टोटल पावर वेरिएबल का 2 हो जाता है, 1 + 1, ठीक है। दोनों वेरिएबल है और दोनों पे पावर 1 है, इसका मतलब इसका पावर क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है।
तो इसे हम लोग कहेंगे, अब ये पावर 2 हो गया, तो इसमें पावर 1, इसमें 1 और इसका पावर 2 इस टर्म का, तो इसका मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल का हो गया 2। इसे हम लोग इसलिए इसे हम लोग कहेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा, ये 2 होगा, और इसे हम लोग 2 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल 2 को समझ गए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाएंगे, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर चीज को हम लोग समझना सीखते हैं। एग्जाम्पल 3 को देखते हैं अब। एग्जाम्पल 2 आई होप समझ गए होंगे आप लोग, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3। देखिए बच्चों, हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए बच्चों, हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा जा रहा है कि आप 20 सेंटीमीटर का आप एक रोप लीजिए, वायर लीजिए। 20 सेंटीमीटर का क्या लेना है, वायर हम लोगों को लेना है, और इस वायर को कहीं से भी मोड़ के हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं, और कई तरह के रेक्टेंगल बना सकते हैं। कोई बना सकता है, सपोज कीजिए कोई 7 मीटर लेंथ ले ले तो वो एक रेक्टेंगल बना देगा 7 मीटर। किसी का मन होगा तो वो 4 मीटर ये ले ले, 4 मीटर ये ले ले, और फिर ये इस तरीके का रेक्टेंगल बना सकता है। कोई चाहे तो 2.5 ब्रेथ ले सकता है, 2.5 ब्रेथ लेके और इस तरीके का भी रेक्टेंगल एक बना सकता है। टोटल क्या होना चाहिए, बस 20 सेंटीमीटर का हम लोग का वायर है, तो 20 सेंटीमीटर इसका, पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग कई तरह के रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये अब आप एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाइए इसके एरिया का, इसके एरिया के लिए कोई एक्सप्रेशन आपको बनाना है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल कंडीशन ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई आदमी जो है x सेंटीमीटर लिया है लेंथ इसका। ठीक है, x सेंटीमीटर लेंथ लिया ये वाला, तो इसका ये भी कितना होगा, ये भी इसका x सेंटीमीटर इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, जब रेक्टेंगल बनाना है तो ऊपर का लेंथ x, तो नीचे वाला भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए 20 सेंटीमीटर में ये x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर यूज हो गया। हम लोगों को इसका निकालना है कि ये दोनों लेंथ कितना होगा। तो 20 सेंटीमीटर में ये 2x सेंटीमीटर यूज कर लिया गया इसमें, है ना। तो बचा कितना, बचा इसमें 10 माइनस x। ठीक है, 20 टोटल है, जिसमें 2x यूज कर लिया गया, तो टोटल हम लोग को बचा 2 इंटू 10 माइनस x बचा। अब इतना बच रहा है, और इस लेंथ को हम लोगों को इधर और इधर दोनों साइड सेट करना होगा। यानी एक तरफ अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर दें तो 10 माइनस x हम लोगों को मिलेगा। यानी इधर वाला ये जो होगा ब्रेथ, या ये होगा 10 माइनस x, और ये वाला भी कितना होगा, 10 माइनस x होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर x सेंटीमीटर लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका ब्रेथ कितना होगा, 10 माइनस x होगा। तो अगर इसके लिए एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, तो एरिया L इंटू बी, तो एरिया L और B क्या हो जाएगा, 10 माइनस x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। इससे हम लोगों को ये मिलता है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलता है, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यही आपको कहा जा रहा है कि इस तरीके के वायर को अगर मोड़ के जो बनाया जाएगा रेक्टेंगल, उसके एरिया के लिए आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए। तो ये उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आप x कुछ भी रखेंगे तो हम लोगों को एरिया उसका मिल जाएगा। तो ये हमारा एरिया का एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग किसी भी कंडीशन को अगर हम लोग सेट करेंगे तो हम लोगों को इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे देखिए, हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम लोग 7 सेंटीमीटर के रेक्टेंगल का लेंथ ले लें, तो इसका एरिया कितना होगा, आप यहाँ पे 7 रखेंगे x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 7 और माइनस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49, दैट मीन्स 70 माइनस 49, दैट इज 21। ठीक है, और अगर आप इसका अब एरिया निकालें तो ये देखिए 7 है, ये भी 7 होगा, और ये 3 होगा, और ये 3 होगा। टोटल मिला के देखिए 20 आपका हो गया। अब इसका एरिया आप निकालेंगे तो क्या L इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस
एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू आप x का लेंगे तो आपको निकल जाएगा। आप इसके लिए अगर देखेंगे तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 6। इसका एरिया 6 4 जा 24। आप यहाँ पे भी अगर रखेंगे x का वैल्यू 4 तो आपका सेम आंसर आएगा। आप x का वैल्यू 4 रख के देखेंगे तो 40 और -40 माइनस 16, 40 माइनस 16 दैट इज 24। तो ये हम लोगों का इस तरह के किसी भी रेक्टेंगल, कितना भी इनफाइनाइट रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया जा सकता है और हर रेक्टेंगल का एरिया हम लोग इस फॉर्मूला से दे सकते हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस कंडीशन के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब x का कुछ भी वैल्यू हम लोग रखेंगे और हम लोग एरिया उसका बता सकते हैं कि किस लेंथ का, किस साइज का लेंथ लेने पे उसका एरिया क्या आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल था। अब देखिए, अब जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें पार्ट दिया जाता है थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट ये जो भी दिया जाता है, इसमें आपको जो भी एग्जाम्पल समझाया जाता है, इस एग्जाम्पल से क्या क्या चीजें और निकल के बाहर आती हैं, क्या क्या और इसमें गुण बातें हैं, ये बातें समझनी है हम लोगों को। तो इसमें बात पूछा जा रहा है कि आपने भी 3 एक्सप्रेशन निकाला, तीनों एक्सप्रेशन में क्या समानता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों एक दूसरे से कैसे एक जैसा है और कैसे अलग है, क्या क्या है। तो पिछले 2 एग्जाम्पल में हम लोगों ने सारा उसका कोफिशिएंट, वेरिएबल सब कुछ निकाला था। आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर इसमें वेरिएबल की बात किया जाए तो कितना वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है x। वेरिएबल इसमें सिर्फ x है। ठीक है, और टर्म इसमें 2 है, 10x और -x²। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा इसका डिग्री, क्योंकि अब इसमें देखिए x का पावर क्या है, 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है उससे उसका हम लोग डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल का। तो इसका डिग्री कितना है, 2 होगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। ठीक है, अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 10। ठीक है, कोफिशिएंट में x का कोफिशिएंट कितना है, 10 है। और दूसरा टर्म है -x²। इसमें अगर आपसे x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, -1। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। तो ये भी हम लोग को पिछला एग्जाम्पल की तरह ही ये हम लोगों को 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट हम लोग इसका देख लिए। इसमें वेरिएबल एक ही है, पिछले दोनों एग्जाम्पल में 2 वेरिएबल था, पहले में x और y 2 वेरिएबल था, दूसरे वाले में l और b लेंथ और ब्रेथ 2 वेरिएबल था, और इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहते हैं। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल इसे कहेंगे, एक वेरिएबल है इसलिए सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे इसे, और वो सब 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो आई होप हम लोग समझ गए होंगे इस चीज को। और बाकी इसमें आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग उसको समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब इसके बाद बच्चों इसमें हम लोग का चैप्टर है फर्स्ट 2.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज से 2.1 है, काफी आसान है, इसको भी अभी हम लोग बस 2 मिनट लगेगा, इसको कर लेते हैं। बस हम लोगों को पॉलिनोमियल का डिग्री पहचानना है, डिग्री लिखना है और कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग खत्म करके अगले क्लास में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि किस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल वर्क करता है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन में है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पहला क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका डिग्री बताना है आपको। बहुत ही आसान है डिग्री बताना। 2x² दिया हुआ है, -5x और +3 दिया हुआ है, इसका आपको डिग्री बताना है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री हम लोग देखेंगे, हट 3 टर्म यहाँ पे है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। इसमें x एकमात्र वेरिएबल x है और जो इसका मैक्सिमम पावर होगा x का, उसी को इसका डिग्री कहेंगे इस पॉलिनोमियल का। तो इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो इसका क्या होगा डिग्री, इसका डिग्री होगा 2। ठीक है, इसका डिग्री 2 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है y³ + 2y - 1। ठीक है, इसका डिग्री क्या होगा, तो इसमें y का मैक्सिमम डिग्री पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है -9। ठीक है, अब -9 का डिग्री क्या होगा,
तो बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू -9 जो दिया हुआ है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग x का पावर क्या मानते हैं कि 0 है, ठीक है। तो जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा यानी जो भी कांस्टेंट दिया हुआ हो इसका डिग्री अगर आपको पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि इसका डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में है 4z - 3, 4z - 3 है। इसमें इसका काफी क्या है डिग्री, तो इसमें देखिए वेरिएबल z है और z का जब हम लोग पावर देखेंगे तो मैक्सिमम इसमें पावर सिर्फ 1 ही है, तो इसका डिग्री हम लोग क्या कहेंगे 1, ये डिग्री इसका 1 है, इसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ठीक है। आपको 1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखना है, 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखना है और 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखना है। तो इसका कई सारा आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जब वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर हम लोगों को लिखना है, देखिए 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या होगा, अगर हम लोग बस x लिख दिए तो इसका पावर 1 है तो ये अपने आप में ये x डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ इतना लिख दें तो ये एक अपने आप में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इसके साथ कोई जोड़ भी दे कोई कांस्टेंट तब भी ये 1 डिग्री का ही पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल में क्या है, ये सिर्फ लिख देंगे। अगर इसमें कोई 2 से मल्टीप्लाई करके 2x + 3 लिख दे अब भी ये 1 ही डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि 3 केस बताए, तीनों केस में x का पावर 1 ही है। तो जब तक x का मैक्सिमम पावर 1 है तब तक 1 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, 3 बताया सिर्फ x लिख सकते हो, कोई x + 3 लिख सकता है, कोई 2x + 3 लिख सकता है, ऑल आर 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा अब 2 डिग्री पॉलिनोमियल लिखने के लिए कह रहा है, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल लिखने के लिए x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर कोई बच्चा एफ एक्स इज इक्वल टू x² लिख के छोड़ दे तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल में है, इसमें x का पावर 2 है। अगर कोई इसमें कोई 2x जोड़ भी दे तब भी ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर इसमें कोई 2x जोड़ दे तब भी अभी तक ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। कोई इसमें एक कांस्टेंट भी जोड़ दे किसी का मन हो तो अभी भी ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। बस हमें ध्यान देना है कि x का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इससे कोई बड़े पावर का हमें कोई नहीं लेना है वेरिएबल, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना हुआ रहेगा। तो आप कुछ भी आंसर इसका लिख सकते हो। उसी तरीके से 3 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, बस अगर कोई हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू x³ लिख दें तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इजंट इट। अगर कोई इसमें लगा दे 5 किसी का मन करे अभी भी ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर कोई इसमें 2x जोड़ दे तब भी ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कोई इसमें 5x² जोड़ दे तब भी ये अभी तक क्या है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर अभी तक x का 3 यहाँ पे बना हुआ है। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम 1 चलेगा, 2 चलेगा, सब चलेगा। तो कई पॉलिनोमियल हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x और प्लस 7। देखिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि x² का यानी इसमें x² का और x³ का कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट अगर हम लोगों को लिखना होगा तो क्या करेंगे, x³ में जो मल्टीप्लाई है जिससे उससे हम लोग लिखेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट होगा -3, इसमें -3 से मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि जब हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम लोग का फॉर्म हमेशा प्लस में, जनरल फॉर्म हम लोग का हमेशा प्लस में रहता है। तो ये -3 है चूंकि, तो हम लोग -3 को कोफिशिएंट में टोटल -3 को लेंगे, ठीक है। और अगर x² का कोफिशिएंट लिखना होगा तो x² का कोफिशिएंट हम लोग +6 है यानी 6 लिखेंगे यहाँ पे। अगर माइनस कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का -3 और x² का 6 होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³
प्लस 5z² माइनस 11। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर सॉरी कि 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। इसमें आप z का कोफिशिएंट बताइए क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ z पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा? देखिए इसमें z³ है, z² है और z का कोई इसमें टर्म दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब है क्या कि जो z वाला टर्म रहा होगा ना उसके साथ 0 से मल्टीप्लाई रहा होगा, इसीलिए ये टर्म हमें दिख नहीं रहा है, 0 हो गया है। ठीक है, तो अगर z यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि z का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ z क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? z अगर नहीं दिख रहा है, इसमें z³ है, z² है, लेकिन z नहीं है, तो z नहीं है इसका मतलब है कि z के साथ क्या होगा? 0 मल्टीप्लाइड रहा होगा और इसीलिए टोटल टर्म 0 हो गया होगा। z हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ z 0 होगा। बात समझ में आ गई? चलिए काफी आसान है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? फिफ्थ क्वेश्चन है बाबू लोग, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म इसमें जो है, कांस्टेंट टर्म क्या है? ये वाला टर्म होगा क्या है? -10 जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग कोफिशिएंट जो लिखेंगे -10 लिखेंगे, माइनस साइन के साथ कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है? तो -10 है, नॉट ओनली 10, 10 सिर्फ नहीं होगा, -10 हम लोग का कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा -10। तो आई होप आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना आज हम लोग सीखे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है रियल पॉलिनोमियल का। जैसे बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है लीनियर इंक्रीज होना या लीनियर डिक्रीज होना, या लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिक उसका मतलब क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का, ये सीखेंगे हम लोग। तो अगले क्लास में हम तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10 का एक एक वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।